नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा। कृपया 1 मिनट के लिए रुकिए और मेरे एक सवाल का जवाब खुद से दीजिए। क्या आप अपने देश में रहते हुए असली लोकतंत्र देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि आपका वोट मायने रखता है? क्या आप यकीन रखते हैं कि चुनाव जनता की इच्छा से होते हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब में संदेह कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, और अगर आप निश्चिंत हैं तो कृपया मेरे साथ बस कुछ मिनटों के लिए समय बिताइए। बिहार चुनाव 2025 के बाद यह सवाल पूरे देश के सोचने वाले लोगों के मन में है। एक कहानी संविधान की है, लोकतंत्र की है, दलितों की है, पिछड़ों की है और सबसे अहम आपके भविष्य की है। बिहार में 243 सीटें थी, एनडीए को 202 सीटें मिली, विपक्ष को मात्र 35 सीटें। यह कोई सामान्य विजय नहीं है, यह एक सुनामी है। आइए आंकड़ों को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी 89 सीटें, बिहार में अब तक सबसे बड़ी जीत। जनता दल यूनाइटेड 85 सीटें, 85 सीटें। आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटें मात्र, और कांग्रेस केवल 6 सीटें। यानी सोशल मीडिया पर जो लोग चिल्ला रहे थे कि इस बार कुछ बदलेगा, नीतीश कमजोर दिख रहे हैं, तेजस्वी की भीड़ बहुत है, उन सभी को बहुत बड़ा झटका लगा है। यही समझना है कि अमित शाह ने चुनाव से पहले कहा था हम 160 सीटें लाएंगे, शायद 180 भी। लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमेशा जैसे बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं। लेकिन 202 सीटें, ये तो लगभग ऐसे है कि जैसे किसी ने कहा था मैं तुम्हारे घर से कुछ सामान ले जाऊंगा, और फिर पूरा का पूरा घर ही ले गया। सोशल मीडिया पर क्या लिखा गया है, क्या लिख रहे हैं लोग? बाय बाय लोकतंत्र, कोई चुनाव नहीं बचा इस देश में। भारत में अब लोकतंत्र नहीं रहा, सब खत्म हो गया, ये लिख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। यह निराशा आपके लिए अलग हो सकती है, लेकिन जो लोग सामाजिक न्याय में विश्वास रखते थे, जो दलितों और पिछड़ों की आवाज सुनना चाहते थे, जो संविधान को बचाना चाहते थे, उनके लिए यह निराशा है। आखिर विशेष गहन संशोधन SIR क्या और क्यों हुआ? अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। इस फैसले के तहत राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति की कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी बनाने का अधिकार मिला। इसका मतलब अगर आप दलित हैं तो आपको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा। फिर अगस्त 2025 में चुनाव की घोषणा से कुछ समय पहले राहुल गांधी ने चिल्लाया वोट चोरी हो रहा है। उन्होंने क्या पाया? 65 लाख नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। लेकिन ये सिर्फ नाम नहीं थे। राहुल गांधी की रिपोर्ट के अनुसार 11,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर थे, 40,000 से ज्यादा गलत पते वाले नाम थे और 30,000 से ज्यादा संदिग्ध नाम थे। कांग्रेस पार्टी ने एक विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि 128 सीटें जो एनडीए ने जीती हैं वह सीधे इन वोटर डिलीशन के कारण थी। ये उस वजह से जीते हैं क्योंकि इन सीटों के बीच महज 500, 200, 1000 से अंदर का जीत और हार का अंतर है। यही गहरा मुद्दा आता है कि चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार ने क्या किया आखिरकार। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कृपया हलफनामे या एफिडेविट के साथ सबूत दीजिए। अगर 7 दिन में नहीं दिए तो यह सब निराधार होगा। यह किस तरह की बात है भाई? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते समय कहा था संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, यह एक जीवन दृष्टि है। यह जीवन दृष्टि में क्या है? पारदर्शिता, जवाबदेही और सच। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया? उसने अपना डेटा छिपाया। अल्पसंख्यकों, मुसलमानों के कितने नाम काटे गए ये सब छिपाया। दलितों के कितने नाम काटे गए छिपाया। पिछड़ों के कितने नाम काटे गए छिपाया। अगर यह सब कुछ सही था तो क्यों छिपाया? नीतीश कुमार ने एक योजना निकाली, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना।
योजना का नाम सुनने में बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या किया गया और कब किया गया? 14 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। कब? चुनाव की घोषणा होने के बिल्कुल कुछ दिन पहले से और चुनाव के बीच में। यह निश्चित तौर पर राजनीतिक आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन था, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। शरद पवार ने कहा बड़ी संख्या में महिलाओं ने वोट दिया क्योंकि उन्हें 10,000 रुपए मिले। महिलाओं की वोटिंग 71% से ज्यादा थी, जबकि पुरुषों की 62.98% थी, यानी करीब 9% महिलाएं ज्यादा वोट देने गई। यह संयोग है या सरकारी नीति? यहीं से शुरू होता है असली खेल। नीतीश कुमार को 2013 में, याद करिए 2013 में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से अलग हुए 12 साल हो गए हैं। उन्होंने खुद को सामाजिक न्याय का नेता बताया। उन्होंने जाति जनगणना की मांग की। उन्होंने कहा दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2024 के फैसले के बाद नीतीश कुमार ने क्या किया? उन्होंने दलितों को आपस में बांट दिया। हां, दलितों को आपस में बांट दिया। धानुक दलित, मांझी दलित, मुसहर दलित, सबको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया। अब हर कैटेगरी के लिए अलग आरक्षण। इसका क्या मतलब है? दलित अब एक के बजाय अलग अलग वर्ग हो गए, और जो दलित नई कैटेगरी में अपग्रेड हुए उन्होंने अलग से आरक्षण पाया। यह तरकीब और भी गहरी थी। बीजेपी ने संसद में एक बिल लाया महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। यह बहुत बढ़िया लगता है ना? महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। महिलाओं को ज्यादा सीटें दीजिए, लेकिन हां, इसका मतलब क्या? दलित महिलाएं, पिछड़ी महिलाएं, हर कैटेगरी की महिलाओं को अलग कर दिया गया, और ये अलग अलग महिलाएं अपनी अपनी जातियों से अलग हो गई। यह वही रणनीति है जो 3 तलाक के मामले में की गई थी। मुसलमान महिलाओं को अलग करो, उन्हें बताओ कि हम तुम्हें बचाएंगे, और फिर वोट ले आओ, मतलब उनके वोट ले लो। अगर आप उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो एक पैटर्न मिलता है। यादव बहुल इलाकों में बीजेपी ने आपस में लड़ाई दी। यादव को अलग करो, यह रणनीति थी। यादव महिलाओं को अलग से बेनिफिट दो, यादव दलितों को अलग लाभ दो। बिहार में भी यही किया गया। महिलाओं पुरुषों में अलग अलग भेदभाव। नतीजा, जहां यादव बहुल क्षेत्र थे वहां भी बीजेपी जीती, महिलाओं का वोट मिला वहां से। और सीमांचल क्षेत्र में जहां मुसलमान जाता है वहां भी बीजेपी जीती। यह कैसे संभव है भाई? कैसे संभव है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में लिखा था, लेकिन वह महज एक दस्तावेज नहीं था, यह एक क्रांति थी। अंबेडकर ने कहा था, मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे में विश्वास रखता है, और ये 3 सिद्धांत संविधान की आत्मा है। नंबर 1, स्वतंत्रता, सभी को अपने विचार रखने की आजादी हो। समानता, सभी को कानून के सामने बराबर समझा जाए। भाईचारा, सभी को एक दूसरे के साथ सम्मान से जीने का अधिकार हो। लेकिन क्या हो रहा है? संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 ये समानता के अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 14 में राज्य किसी व्यक्ति को कानून के सामने असमान नहीं मानेगा। लेकिन हो क्या रहा है? वोटर लिस्ट से 65 लाख लोग हटाए जा रहे हैं। उनमें ज्यादातर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं। क्या यह समानता का उल्लंघन नहीं है? अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, लेकिन जाति के आधार पर
दलितों को अलग अलग भागों में बांटा जा रहा है, महिलाओं को उनकी महिला के आधार पर अलग पहचान दी जा रही है। यह भेदभाव नहीं है। अंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसे लागू करने वाले लोग बुरे हों। यही तो हो रहा है आज। संविधान अच्छा है, लेकिन जो लोग इसे लागू करते हैं, जैसे चुनाव आयोग, वह पारदर्शी नहीं। नेता वह अपने हित के लिए सामाजिक न्याय को बांट रहे हैं। पुलिस वह दंगाई की हिफाजत कर रहा है। न्यायपालिका कहीं कहीं चुप है तो संविधान की नैतिकता खतरे में है। बिहार का एक दलित गांव, उसका एक नेता, उसने अपने क्षेत्र में दबंगों के खिलाफ आवाज उठाई। फिर क्या हुआ? एक दिन उसे मार दिया गया। आनंद सिंह के इलाके में यह घटनाएं होती हैं। डरा हुआ दलित है वह 10,000 रुपए लेने के लिए सरकार के पास चला जाता है और फिर वही बीजेपी को वोट देता है, या जिसकी सरकार है उसे। यह कहीं ना कहीं दलितों की आत्मनिर्भरता को, उनकी स्वतंत्रता को, उनकी गरिमा को छीन लेता है। अंबेडकर का सपना टूटता है यहां पर। और यहां एक महत्वपूर्ण बात और है, चुनाव में 2 तरह की मशीनें होती हैं। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोट दर्ज करने के लिए। वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, कागज पर वोट का रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक वोट को हम देख नहीं सकते, लेकिन वीवीपैट से कागज पर रिकॉर्ड मिलता है। बिहार में क्या हुआ? 10 जिलों में वीवीपैट की स्लिप गायब हो गई। हाँ, गायब। कहां गई? कहीं नहीं मिली। यह कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है बताइए। एक आदमी ने एक फोटो वायरल किया, उसमें वह कहता है मैंने 8 वोट डाले। 8 वोट कैसे? यह बूथ कैप्चरिंग का सबूत है। बूथ पर ज्यादा लोगों को भेजा गया और उन्हें एक व्यक्ति के नाम पर कई वोट डालने दिए गए। और यह सिर्फ एक आदमी नहीं है, ऐसे अनगिनत हैं। कांग्रेस ने एक केस दाखिल किया। उनमें उन्होंने कहा जहां पर ईवीएम की गड़बड़ी हुई है वहां पर जांच वीवीपैट मशीन की होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने यह मांग अस्वीकार कर दी। क्यों? यह बताना कि क्यों नहीं, कोई कारण नहीं, बगैर कारण बताए मांग अस्वीकार कर दी। बहुत से लोगों ने, जैसे गिरीश वशिष्ठ ने, एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। कांग्रेस ने वोटर अधिकार यात्रा, वोटर राइट मार्च निकाली। लाखों लोग इसमें शामिल हुए। सड़कों पर उनकी भीड़ थी। फिर चुनाव के समय कांग्रेस गायब हो गई। राहुल गांधी कहां गए? तेजस्वी यादव कहां गए? अगर वाकई धांधली हो रही थी तो क्या उन्हें सड़क पर आना नहीं चाहिए था? अनशन करना नहीं चाहिए था? राजघाट पर बैठना नहीं चाहिए था? लेकिन नहीं, उन्होंने सिर्फ बयान दिए, ट्वीट किए, फिर हार को स्वीकार कर लिया। यह सवाल सिर्फ कांग्रेस के बारे में नहीं है, यह एक बड़ा सवाल है। क्या विपक्षी नेता वाकई लोकतंत्र की रक्षा के लिए तैयार हैं? यह वह केवल चुनाव जीतने के लिए इन सब बातों को करते हैं? जब हार जाते हैं तो क्या उन्हें सड़क पर उतरना नहीं चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, अगर मुझे लगेगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जला दूंगा। क्या संविधान का दुरुपयोग हो रहा है? देखिए, नंबर 1, चुनाव आयोग जो निष्पक्ष होना चाहिए वह पक्षपाती लग रहा है। नंबर 2, संवैधानिक नैतिकता, सरकार केवल अपने हित के लिए कानून का उपयोग कर रही है। नंबर 3, दलितों और पिछड़ों के अधिकार, उन्हें विभाजित किया जा रहा है। नंबर 4, लोकतंत्र, नाम का लोकतंत्र है लेकिन हकीकत कुछ और ही है। अब एक बड़ा सवाल, क्या भारत एक निर्वाचित तानाशाही, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी की ओर जा रहा है? यह तुर्की में होता है, रूस में होता है, चीन में होता है। लोग वोट देते हैं लेकिन परिणाम हमेशा एक जैसे आते हैं और सत्ता हमेशा एक जैसी रहती है। वोट तो दिखावटी होता है, असली सत्ता अलग जगह होती है। यह भारत में नहीं होना चाहिए। लेकिन बिहार चुनाव को देखकर आप समझ सकते हैं
कि किस तरफ हम जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यह आज और भी महत्वपूर्ण है। शिक्षित बनो, जानो कि संविधान क्या है, समझो कि तुम्हारे अधिकार क्या हैं, पढ़ो, सवाल पूछो। नंबर 2, संगठित रहो, अकेले आवाज नहीं उठती, लोगों के साथ जुड़ो, इकट्ठा हो, संघर्ष करो, सड़क पर आओ और अपने अधिकारों के लिए लड़ो, चुप मत बैठो। संविधान की भावना को बचाने के लिए हमें संवैधानिक नैतिकता को फिर से जगाना होगा। इसका मतलब नंबर 1, नेताओं को जवाबदेही में रखो, सवाल करो उनसे। नंबर 2, चुनाव आयोग को पारदर्शी बनाओ, डेटा मांगो उससे, सूचना का अधिकार का उपयोग करो। नंबर 3, सामाजिक न्याय की मूल भावना को बचाओ, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं को विभाजित होने से बचाओ। नंबर 4, लोकतंत्र को मजबूत करो, सड़क पर आओ, संघर्ष करो, विरोध करो। कुछ लोग कहते हैं अडानी का यह सब है, सरकार अडानी के लिए काम कर रही है। हो सकता है, लेकिन असली समस्या अडानी नहीं है। असली समस्या यह है कि लोकतंत्र कमजोर हो गया है। अगर लोकतंत्र मजबूत होता तो अडानी कुछ नहीं कर सकता था, आपकी आवाज उसे हराती। लेकिन जब लोकतंत्र ही कमजोर हो, जब संविधान ही उपेक्षा में हो, जब चुनाव आयोग ही संदेह में हो, तो अडानी या कोई भी शक्तिशाली हो सकता है। राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल उठाए, डेटा दिखाया, गलतियां बताई, लेकिन फिर वह चुप हो गया। ये कतई ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हो लोकतंत्र खतरे में है, तो क्या आप सिर्फ बयान दे सकते हो? क्या आप सड़क पर नहीं आ सकते? नेताओं का दायित्व है कि वह जनता को प्रेरित करें। अगर आप कहते हो कि चुनाव धांधली हो रही है, तो आपको दिखाना होगा कि तुम इसके लिए लड़ने को तैयार हो। सिर्फ बयान से काम नहीं होगा। जब आप देखते हैं कि सरकार चुनाव आयोग को नियंत्रित करती है, चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में हेरफेर करता है, सामाजिक न्याय को विभाजित किया जाता है, कैश बांटा जाता है, मीडिया झूठ बोलता है, विरोध को कुचला जाता है, तो यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह एक पूरा युग है। यह वह समय है जब निर्णय होता है। अगर आप मानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर का सपना सार्थक होना चाहिए, दलितों को सम्मान से जीने का अधिकार है, लोकतंत्र असली होना चाहिए, संविधान की भावना को बचाना चाहिए, तो अब समय है कि आप कुछ करो। यह छोटी चीजें हो सकती हैं। अपने मतदाता कार्ड की जांच करो, सूचना के अधिकार के तहत डेटा मांगो, अपने चुनाव क्षेत्र में गड़बड़ियों की रिपोर्ट करो, समाचार साइट, समाचार चैनलों पर दबाव डालो, अपने सांसद को सवालों से परेशान करो, उससे सवाल पूछो। ये बड़ी चीजें हो सकती हैं। सड़क पर आओ, संगठन बनाओ, जनता को जागृत करो, सामाजिक आंदोलन की शुरुआत करो, शुरू करो। संविधान आपका है, आपका अधिकार है, आपकी विरासत है। यह किसी एक आदमी का नहीं है, यह किसी एक पार्टी का नहीं है, यह आपका है। बिहार चुनाव हार गई विरोधी पार्टी, लेकिन संविधान हार नहीं सकता, क्योंकि संविधान आपका है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था, हम सबसे पहले और अंत में भी भारतीय हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते हमारा एक दायित्व है। यह दायित्व है कि हम संविधान की रक्षा करें, हर चुनाव में, हर निर्णय में, हर दिन। मैं एक पत्रकार हूं, मेरा काम है तथ्य सामने रखना, सवाल उठाना, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। आप हो, हजारों आप हो, लाखों आप हो, और आपकी आवाज ज्यादा मायने रखती है। बिहार का चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह कहानी अभी शुरू हुई है। अगले 5 साल में क्या होगा? क्या लोकतंत्र और मजबूत होगा या और कमजोर? यह तुम्हारे ऊपर है। अगर आप मानते हो कि ये बातें महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया करके लाइक करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि हम लोग
अगले विश्लेषण को मिस ना करें, आपस में सारी चीजें समझें, शेयर करो अपने दोस्तों परिवारों के साथ, क्योंकि यह हर भारतीय को पता होना चाहिए। कमेंट करो, अपनी राय, अपने सवाल पूछो, अपने विचार बताओ। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप सोचते हो, सवाल पूछते हो, लड़ते हो, लोकतंत्र जीवित है। जिस दिन आप चुप हो जाते हो, संविधान को भूल जाते हो, सड़क पर नहीं आते, उसी दिन यह लोकतंत्र मर जाता है। संविधान को मत भूलो, डॉक्टर अंबेडकर को मत भूलो, अपने अधिकारों को मत भूलो। नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा। आपके साथ रहने के लिए धन्यवाद।